हम लोग सेट के डिस्कशन में हम लोग 21 फरवरी के सेट का डिस्कशन करें। कब कब हुआ? 21 फरवरी। इसके पहले हो गया है 19 फरवरी का करार के यूट्यूब पे डाला हुआ है, इसी चैनल पे डाला हुआ है, ठीक ना। आज जो हम लोग का सेट चलेगा वो कौन चलेगा? 21 फरवरी का सेट चलेगा। इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हम लोग सबसे पहले करेंगे मैथ का डिस्कशन। किसका करेंगे? मैथ का। इसमें आपको 20 क्वेश्चन रहता है, जैसे आपको पता है एसएससीजीडी में कितना क्वेश्चन? 20 क्वेश्चन। मैथ स्टार्ट कहाँ से होता है? 21 नंबर से स्टार्ट होगा। कहाँ से होगा बुआ? 21 नंबर से, ठीक ना, सॉरी 41 नंबर से। कहाँ से स्टार्ट होगा? 41 नंबर से स्टार्ट होगा और 41 से 60, यानी 41 से 60 क्वेश्चन कितने फरवरी का? 21 फरवरी का पूरा क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कशन के साथ, ठीक ना, 2025 एसएससी जीडी, ठीक ना। और एक बात समझ लीजिए, किसी भी एग्जाम को निकालने का सबसे बड़ा जो रामबाण होता है वो होता है उसका PYQ, ठीक ना। कहीं भी मॉक टेस्ट देने का ज्यादा जरूरत नहीं है। पहले PYQ पूरा समाप्त कीजिए, उसके बाद मॉक टेस्ट दीजिए, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। पहले मॉक टेस्ट नहीं देना है। मॉक टेस्ट में क्या होता है कि बहुत से संस्था अपना अपना वर्चस्व दिखाने के लिए, अपना अपना महानतम को दिखाने के लिए उसमें विभिन्न प्रकार के ऐसे ऐसे क्वेश्चन ऐड करेंगे जो लगेगा बहुत ज्यादा हार्ड है, ठीक ना। वो लेवल से हट के क्वेश्चन को ऐड करते हैं, ठीक ना। जबकि ऐसा बिल्कुल भी आपको उस सब क्वेश्चन को टच करने का कहीं से भी कोई जरूरत नहीं है। बस आप PYQ बना के जाइए। 15 से 16 क्वेश्चन आप PYQ के कंसेप्ट पे बना के आइएगा, इतना गारंटी है। और यह जो सीरीज हम चला रहे हैं PYQ का सीरीज, ठीक ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी भी एग्जाम के लिए होता है, लेकिन जब एसएससी जीडी का करा रहे हैं तो एसएससी जीडी के ख्याल से तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। एक एक क्वेश्चन जो देखिएगा, जो भी क्वेश्चन कराएंगे हर एक बार एग्जाम में पूछा हुआ है, हर एक बार एग्जाम में क्या करता है? पूछता है। आपको डेट के साथ बता दे रहे कब कब हुआ? 21 फरवरी 2025 का। जिसके पास भी क्वेश्चन बैंक होगा वो जाके देखेगा 21 फरवरी 2025 का क्वेश्चन बनाया गया है। एक भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं है। जो ऑथेंटिक क्वेश्चन है वही क्या किया गया है? बताया गया है। जैसे कि सबसे पहले हम लोग आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, आपके पास दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर कौन सा है हुआ? 41। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या कहता है? एक व्यक्ति 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 60 किलोमीटर जाता है। कितना जाता है? 60 किलोमीटर जाता है। 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 60 किलोमीटर जाता है। फिर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कितना जाता है? 30 किलोमीटर, ठीक ना। और अंत में 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कितना जाता है? 45 किलोमीटर। तब क्या कह रहा है? औसत चाल निकालिए। कौन सा चाल निकालना है? औसत चाल निकालना है। और औसत चाल के लिए पीछे वाले वीडियो में भी बताए थे, या पीछे वाले जब 19 फरवरी का कराए थे उसमें भी बताए थे, अभी भी बताए थे, अभी भी बता रहे हैं आपको कि अगर औसत चाल निकालना है तो मात्र 3 बातों का ध्यान रखना है। कितने बातों का ध्यान रखना है? 3 बातों का। पहला बात कौन सा ध्यान रखना है? तो पहला बात अगर ध्यान रखना है कि हमारे पास सर समान दूरी और समान दूरी नहीं दिया है, ठीक ना, अलग अलग दूरी दिया है और अलग अलग क्या दिया है? चाल दिया है। तो उसके लिए जो औसत चाल होता है, इसके लिए जो औसत चाल आपका होगा वो होता है कुल दूरी बट्टा कुल समय। कुल दूरी बट्टा कुल समय। इसको कब लागू करते हैं? जब दूरी अलग अलग, जब दूरी क्या हो? अलग अलग हो और चाल भी क्या हो? चाल भी अलग अलग हो, तब हम इस बात को क्या करते हैं? लागू करते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो पहला पॉइंट तो आपको इस बात को ध्यान देना है कि जब दूरी अलग अलग हो और समय आपका क्या हो? चाल अलग अलग हो, उसके लिए हम लोग कुल दूरी बट्टा कुल समय का प्रयोग करते हैं, ठीक ना। दूसरा बात आपको बताए थे कि औसत चाल इक्वल टू होता है, चलिए आप लोग को याद होगा तो बताइएगा, नहीं तो कमेंट कीजिएगा, ठीक ना। औसत चाल इक्वल टू होता है XY बट्टा में X प्लस Y, 2XY बट्टा X प्लस Y। इसका उपयोग कब करते हैं? अच्छा, X के जगह A भी हो सकता है, B भी हो सकता है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। इसका प्रयोग कब होता है? जब समान दूरी हो। कैसा दूरी हो? समान। यानी A से अगर हमको B तक जाना है, हम X किलोमीटर की दूरी से जा रहे हैं। किससे जा रहे हैं? X किलोमीटर की दूरी से। X किलोमीटर प्रति घंटा की दूरी से जाते हैं और आ जाते हैं किससे? Y किलोमीटर प्रति घंटा के। X किलोमीटर प्रति घंटा से जाते हैं, Y किलोमीटर प्रति घंटा से क्या हो जाते हैं? आ जाते हैं। इस कंडीशन में हम लोग इस फार्मूला का प्रयोग करते हैं, ठीक ना। या हम लोग कह रहे हैं कि सर एक लाइन है, हम क्या किए? आधा दूरी को किससे तय किए? X किलोमीटर प्रति घंटा से, और आधा दूरी को Y किलोमीटर प्रति घंटा से। उस कंडीशन में भी इसको हम क्या कर देते हैं? लागू कर देते हैं। नहीं करेंगे, ठीक ना। तीसरा आपको बताए थे
जब एक ही चाल हो और तीन अलग, एक ही डिस्टेंस हो और तीन क्या हो, अलग अलग चाल हो, ठीक ना। तो उसके लिए फॉर्मूला बताए थे आपको। तब इसके लिए औसत चाल क्या हो जाएगा, तब इसके लिए सर औसत चाल होगा, वह हो जाएगा, बताइए 3xyz बट्टा में xy प्लस yz प्लस में zx, यही ना बताए थे। ये किसके लिए बताए थे, कब बताए थे, यह तब बताए थे जब एक ही समान डिस्टेंस को तीन अलग अलग चालों से तय किया जाता है तब, ठीक ना। मान लीजिए एक व्यक्ति गया कितना से, x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, आया कितना से, y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, अब फिर जा रहा है किस से, z किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। अब बताइए डिस्टेंस तो आपका एक ही है, a से b, डिस्टेंस कितना है सर, a से b है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, हम यह कर रहे हैं कि तीनों चाल को, मतलब एक ही डिस्टेंस को अलग अलग चाल से क्या कर रहे हैं, तय कर रहे हैं। तो इसमें कौन सा लगेगा, औसत चाल निकालने के लिए 3xyz xy प्लस yz प्लस zx। अब सर ये कंडीशन और कहां लागू हो सकता है, तो और कंडीशन यहां पे ऐसे लागू हो सकता है कि एक मेरा क्या कर दे, लाइन दे दे, ये मेरा दूरी दे दे a से b, a से क्या दे दे बुआ, b दे दे, और समान तीन डिस्टेंसों में इसको डिवाइड कर दे, ये भी दूरी सेम, ये भी दूरी सेम, और ये भी दूरी क्या हो गया, सेम हो गया। और यहाँ पे कहे कि इसको x से कर रहे हैं, इसको y किलोमीटर प्रति घंटा से, इसको किससे, z किलोमीटर प्रति घंटा से। तब इस कंडीशन का आपको क्या बताना है, औसत चाल। तब उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला। आपको एक और बताए थे कि अगर समबाहु या नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, अगर समबाहु त्रिभुज दे दे, क्या दे दे बुआ, समबाहु त्रिभुज ए हो गया, बी हो गया और क्या हो गया, सी हो गया। कहेगा कि ए से बी x किलोमीटर, बी से सी y किलोमीटर और ए से सी कितना, z किलोमीटर। अगर यह कंडीशन अप्लाई हो तीनों में, तब हम लोग ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। बात समझ में आ रहा है। आपको यहां पे जो ध्यान देना है, कुल समय लेना है, क्या लेना है, कुल समय। यहां पे कुल चाल नहीं लेना है, चाल तो औसत चाल तो हमको निकालना ही है, तो चाल जब यहां निकालना है तो यहां चाल लीजिएगा, नहीं ना लीजिएगा। बच्चा सब यहाँ पे क्या कर देता है, बच्चा लोग जो गड़बड़ी कर देता है, सबसे बड़ा गड़बड़ी यहीं पे कर देता है कि जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन पे हम आते हैं कि सर हम तो जान गए कि औसत चाल निकालना है, क्या निकालना है, यहाँ पे हमको औसत चाल निकालना है। तो औसत चाल इज इक्वल टू क्या होगा सर, तो औसत चाल इज इक्वल टू कुल दूरी बट्टा कुल समय। क्लियर है, नोट क्लियर, ठीक ना, कुल समय। ये गांठ मान लीजिए एक एसएससी जीडी के क्वेश्चन में पूछेगा तो पूछेगा, ठीक ना। अब कुल दूरी सर कितना, तो टोटल दूरी को जोड़िए 60, उसके बाद 30, उसके बाद 45। अब देखो बच्चा सब क्या करता है यहाँ पे कि सर 60 30, अब यहाँ पे नीचे में डाल देगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा को 60, उसके बाद डाल देगा क्या 90 किलोमीटर प्रति घंटा तो 90, और फिर उसके बाद डाल देगा कथी, आपका 30 किलोमीटर है तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा। एक बात समझो, तुम क्या किया, तुम ये काम किया कि तुमने क्या किया कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या ले लिया, चाल ले लिया, क्या ले लिया, चाल। जबकि यहाँ पे लेना क्या चाहिए, समय, क्या लेना चाहिए, समय। तो सर समय आएगा कैसे, समय तो दिया हुआ नहीं है, तो समय इस तरह से आएगा, समय इक्वल टू क्या होता है, कुल दूरी बट्टा समय, समय इक्वल टू दूरी बट्टा चाल, दूरी बट्टा चाल। तो एक चीज देखो, तुमको पहला दूरी कितना नजर आ रहा है, सर पहला दूरी ये होगा ही नहीं, ये गलत है, इतना ध्यान रखिएगा। पहला दूरी इक्वल टू 60, अभी 60 को चलने में कितना समय, भले सॉरी पहला दूरी 60 को चलने में कितना चाल, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बताओ, तो इसको तय करने में कितना समय लगा होगा, इसको तय करने में समय लगा होगा 60 बट्टा 30, नहीं लगा होगा, ठीक ना। तो सीधी सीधी बात है कि सर जितना हमको दूरी दिया हुआ है, इसके लिए दूरी कितना दिया हुआ है 60, तो इस 60 को सिग्मा किस से भाग दीजिए, उसके चाल से, तब नहीं जाके समय निकलेगा। अभी क्या निकलते जा रहा है, समय, क्या निकलते जा रहा है बुआ, समय। फिर दूसरा बात आते हैं, फिर दूसरा क्या है मेरा, दूसरा है इसमें बताइए, इसमें दूरी इसमें कितना है 30, इसको तय कैसे कर रहे हैं 60 हो गया। उसके बाद बताइए अगला में दूरी कितना है 45, इसको तय कैसे कर रहे हैं 90 से, कोई दिक्कत इसमें। अब ना आ गया कुल दूरी बट्टा कुल समय, अब ना आया, तो अब यहां से ना अप्लाई करेंगे, कुल दूरी बट्टा कुल समय आ गया तब ना अप्लाई करेंगे। अब क्या करेंगे सर, अब यहां से इसको सॉल्व कर देना है, सीधी सी बात है, ठीक ना। तो 30 100 कितना हो जाएगा 35, 135 बटा देखिए 30 दूना 60, तो ये पूरा वैल्यू 2, ये पूरा काटिएगा तो हाफ, आई काटिएगा तो हाफ, हाफ मिलकर 1, हाफ मिलकर 1 और 2 बाई 1 3। अब 3 से यहाँ पे क्या कर दीजिए, भाग दे दीजिए। तो जब 3 से भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 3 चौका 12, 3 पचे 15, यानी औसत चाल इक्वल टू 45 किलोमीटर पर घंटा। डी नंबर इसका ऑप्शन होगा, जो यहाँ पे क्या हो गया है, छुप गया है। तो डी में कितना है
45 किलोमीटर पर घंटा। यही क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ, ठीक ना। एक बार और सुन लीजिए बुआ, कान खोलकर सुन लीजिए। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो नीचे समय आता है। क्या आएगा, नीचे समय आएगा। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो आएगा उस समय आएगा, ना कि चाल आएगा। यहाँ पे चाल नहीं लेना है, चाल नहीं लेना है, चाल नहीं लेना है। क्या लेना है, समय। और समय निकालने के लिए कुल दूरी बट्टा कुल चाल, नहीं, समय निकालने के लिए दूरी बट्टा चाल। क्लियर या नॉट क्लियर, ठीक ना। अब देखो, जब ये कंसेप्ट पता रहेगा तो आपको इसको लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक ना। आपको बस इसको लिखिए, जोड़िए, ई तो जबानी हो जाएगा, ठीक ना। यहीं से जान लेंगे 30 दूना 60, तो 2 आ गया। फिर इसमें देना है हाफ हाफ, 3 आ गया, सीधे डायरेक्ट कर देंगे आंसर। लेकिन कब आएगा, जब आप इस पे प्रैक्टिस ज्यादा कीजिएगा तब। तो पहला काम है पहले बनाने का सीखिए। पहले क्या कीजिए, बनाने का। डायरेक्ट उड़ाने का नहीं सीखिएगा। और डायरेक्ट जिंदगी में कोई उड़ा भी नहीं सकता है। मास्टर आके आपको उड़ा देगा। हमको अगर बताना रहता तो हम कहते कि हाँ चलो वो ऐसे ऐसे हो गया, ठीक ना। काहे के लिए, आपके नजर में अच्छा बनने के लिए। लेकिन सबसे पहला बात क्या है, आपको बनाने आना चाहिए, सीखना आपको है। तो डायरेक्ट उड़ाने का भी नहीं सीखिए, पहले बनाने का सीखिए। जैसे ही बनाने का सीख जाए, अच्छा बनाने जब याद हो जाएगा तो इसको तुम लिखेगा जिंदगी में, कभी नहीं लिखेगा, जिंदगी में लिखे नहीं सकते हैं कभी, ठीक ना। डायरेक्ट यहाँ पे आइएगा, आंसर बन जाएगा। कोई दिक्कत इसमें, ये किसी कोई दिक्कत है, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। तो अगला क्वेश्चन ध्यान देखिएगा। चलिए इसको ध्यान में रख लेना है, इसको नोट कर लेना है। बार बार ये आता है, एक क्वेश्चन पिछले बार में भी आया, अगला में भी आया, गारंटी के साथ आगे वाले में भी आएगा, उसके बाद भी आएगा, हमेशा आएगा। इसलिए इसको अब यहां से क्वेश्चन गलती नहीं होना चाहिए। ये मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, ठीक ना। आप मेरी रिक्वेस्ट को समझिए, यहां से अब क्वेश्चन गलती नहीं होना चाहिए। जाके इसको ध्यान में रख लीजिएगा, इतना बात समझिए। अब कह रहा है इसका मान निकालिए, बोर्ड मास। कौन सा है बुआ, बोर्ड मास। अब बताओ ये क्वेश्चन किसका किसका गलती हुआ है, या आप लोग बताइए किसी का गलती होने वाला है, नहीं। अगर ये भी क्वेश्चन गलती हो रहा है तो फिर तो बहुत बड़ा दिक्कत है, ठीक ना। सर बोर्ड मास एकदम एग्जैक्ट क्वेश्चन, कहीं से भी हम 1 सेकेंड का 1% का भी इसमें कहीं से भी कोई चेंजिंग इसमें नहीं किए। जैसा क्वेश्चन दिया है वो वैसा लिए। हार्ड है तो हार्ड, लो है तो लो, मीडियम है तो मीडियम, जैसा क्वेश्चन है वैसा क्वेश्चन ले आके डाल दिया। ऐसा नहीं कि सबसे बन जाएगा तो छोड़ देंगे, ठीक ना। लेकिन कोई ऐसा भी होगा जिससे नहीं बनेगा। तो इसके पहले हम आपको बताए थे, क्या चीज बताए थे वो, बोर्ड मास बताए थे कि ना। इसमें सबसे पहले हम लोग किसकी क्रिया करते हैं, कोष्ट की। सबसे पहले क्रिया किसकी, कोष्ट की। कोष्ट के बाद किसकी करेंगे, देखो कोष्ट के बाद ऑफ का, ऑफ का मतलब का, उसके बाद किसका करेंगे, भाग का, उसके बाद गुना, उसके बाद जोड़, तब किसका करेंगे, घटाव, ठीक ना। ये बात समझ लीजिए, इसको इस तरह से करते हैं, ठीक ना। बोर्ड में भी, कोष्ट में भी कितने प्रकार के कोष्ट, 3 प्रकार। कोष्ट में कितने प्रकार के कोष्ट, 3 प्रकार। एक होता है बड़ी कोष्ट, कौन सा बुआ, बड़ी कोष्ट। अब बड़ी कोष्ट का अगर साइन जानिएगा तो ये आपका कौन सा कोष्ट हो गया, तो ये आपका हो गया बड़ी कोष्ट, ठीक ना। उसके बाद बताए थे मझिला कोष्ट या मझली कोष्ट, ठीक ना। मझिला कोष्ट, मझली कोष्ट का साइन क्या होता है, तो ये आपका किस कोष्ट का साइन हो गया, मझली। और उसके बाद कौन सी कोष्ट, छोटी कोष्ट। ये कहानी भी सुनाए थे, ठीक ना, या कहानी भी जान लीजिए, इसका छोटी कोष्ट। अगर तीनों है, अगर क्या है बुआ, तीनों दिखाई दे रहा था, सबसे पहले किसकी क्रिया, तो सबसे पहले छोटी कोष्ट की क्रिया। सबसे पहले किसकी क्रिया, छोटी कोष्ट की। उसके बाद किसकी क्रिया, मझली कोष्ट की क्रिया। और तब किसकी क्रिया, तब क्रिया बड़ी की, ठीक ना। बात समझ में आया, कोई दिक्कत इसमें। अगर तीनों एक साथ आ जाए तो सबसे पहले छोटी, उसके बाद मझला, और उसके बाद बड़ा कोष्ट का, ठीक ना। इसमें तो सर कोई कोष्ट ही नहीं है, लेकिन आगे वाला में तो मिल सकता है। आगे वाला में क्या हो सकता है, मिल सकता। उसके बाद अगर हम कह रहे हैं, एक और बात समझो, 3 9 भागा 9 का 3, ठीक ना। 9 भागा 9 का 3, ठीक ना। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा, तो पहले भाग का क्रिया की पहले गुना का, का का मतलब क्या होता है, गुना। का मतलब क्या होता है, गुना, ठीक ना। तो 9 त्रिका 27, 9/27, इसका आंसर 1/3। इसका दूसरा भी आंसर, 9 से 9 काट देगा कोई बच्चा, 3 कम 3, ठीक ना। ऐसा इसका आंसर नहीं होगा। सबसे पहले किसका क्रिया होगा, का, ठीक ना। कोई दिक्कत इसमें। अगर इतना है तो अब समझिए आगे इसमें कि सर इसका आंसर क्या होने वाला है, तो बताइए सबसे पहले इसमें किसकी क्रिया, भाग की। तो 4 दूना 8, अब इस मिलके 2। उसके बाद देखिए 3 दूना 3 तिहाई 9। अब देखो अब जोड़ का, तो 16 और 2 18, 18 में से कितना गया, 9। तो आंसर कितना आ जाएगा, 9। तो सीधा सीधा आंसर कौन सा हो जाएगा, डी। कोई दिक्कत इसमें, किसी कोई दिक्कत है नहीं। चलिए इतना बात समझिए। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन देखो। चलिए कहता है कथी, ये ध्यान समझो इस क्वेश्चन को। कहता है मान लीजिए कि x वह सबसे बड़ी संख्या है। x क्या है, वह सबसे बड़ी संख्या है जिसे
ये लड़का ध्यान समझो, जिसे 31 61 91 से भाग देने पर समान शेष बचता है, तो 100 और 48 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। ध्यान समझो, अगर हमको वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है जिसको 31 61 91 से भाग देने पर कैसा शेष बचे, समान शेष बचे, ठीक ना। अब देख यहाँ पे जो है एक चीज थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है, ठीक ना। इतना से भाग नहीं, इतना में भाग देने पर क्या हो जाएगा बुआ, इतना में भाग देने पर समान शेष बचे, ठीक ना। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले 31 61 और 91 को अगर बड़ी से बड़ी कह रहा है, क्या कह रहा है बुआ, बड़ी से बड़ी, तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, HCF, ठीक ना। लेकिन कैसे, आप लोग क्या किए हुए, सीधे सीधे 31 61 और 91 का HCF निकालने का कोशिश किए होइएगा, किए हैं, बताओ कितना आदमी किया है इस तरह से। अगर इस तरह से कह रहा है तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलती हो जाएगा। क्यों गलती हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक चीज जोड़ दिया है, कौन सा, समान शेषफल। आज जब भी समान शेषफल का कंसेप्ट आ जाए, किसका आ जाए बुआ, समान शेषफल का कंसेप्ट आ जाए, तो इसके लिए एक स्टेप आगे बढ़ना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, सभी संख्याओं को एक दूसरे से क्या करना पड़ता है, घटाना पड़ता है। 61 को किससे घटाएंगे, 31 से। 91 को किससे घटाएंगे, 61 से। अब फिर आपको 91 में से को घटाएंगे, 31 को। तब जो संख्या आएगा यहां पे, उसका हम लोग क्या निकालेंगे, तब उसका जाके HCF निकालेंगे। अब बताओ, अगर हम यहां पे घटाएंगे तो मेरा कितना, 30, यहां पे फिर घटाएंगे तो 30, यहां पे घटाएंगे तो 60। अब बताइए, अब इसका क्या निकालना है बुआ, अब इसका निकालना है HCF। अब बताइए, इसका HCF निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 30, कितना हो जाएगा, 30। तो वो x का मान हमको कितना मिल गया, 30। वो संख्या हमको कितना मिल गया, 30 नहीं मिल गया। अब सर वो संख्या 30 है, ध्यान से, वह संख्या मेरा 30 है कि नहीं है, जरा देखो तो। 30 से भाग देंगे तो कितना शेष आएगा, 1। 60 में भाग दीजिएगा तो शेष 1, और 91 में भी भाग दीजिएगा तो शेष 1। तो क्या वह संख्या हमारे पास बड़ी से बड़ी संख्या 30 नहीं आ गया, जिसमें सभी में भाग देने पर समान शेष बच रहा है, ठीक ना। अब वो संख्या सीधे पूछ के नहीं छोड़ रहा है, इसलिए नहीं पूछ के छोड़ रहा है क्योंकि अगर सीधे वो संख्या दिया रहता ना, तो यहाँ पे ऑप्शन में 30 45 दिया रहता, तो आप सीधे भाग देकर चेक कर लेते कि कहाँ पे समान शेषफल बच रहा है, अब वहां से आंसर दे देते। लेकिन क्या ऐसा है क्या, नहीं सर, ऐसा तो है नहीं। इसीलिए यहाँ पे कह रहा है कथी, 148 का क्या निकालिए, LCM। अब यानी कि सर मेरा जो x आया, x का मान कितना, 30। अब हमको यहाँ पे एक स्टेप और आगे जाना होगा कि सर हमको क्या करना होगा, 30 48 का क्या निकालना होगा, LCM। अब बताइए 30 48 का LCM आपका कितना हो जाएगा, तो सर 30 और 48 का LCM निकालिएगा तो 240, और यही 240 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए बताइए कितने आदमी का सही हुआ है, ठीक ना। जितने आदमी का सही हुआ होगा कमेंट में भी बताइएगा, वीडियो देखिएगा उसको क्या कीजिएगा, कमेंट में भी बताइएगा कि मेरा सही हुआ है, इतना नंबर नोट करते समय, ताकि हमको ये भी पता चल जाए कि कितना आदमी ने नोट किया है, कितना आदमी ने नोट नहीं किया। सबको एक एक कमेंट कर देगा, ठीक ना, कि हाँ सर हमारा इतना का इतना आंसर था, इतना का इतना सही था। कोई दिक्कत इसमें, क्या करना है, सिंपल सा, अगर समान शेष पूछे तो एक दूसरे को क्या कर लेंगे, घटा देंगे, ठीक ना। अगर समान नहीं लगाया रहता तब क्या करते, सीधे के सीधे हम HCF निकाल लेंगे, लेकिन समान पूछेगा तो लगा देंगे, क्विक डिवीजन, ठीक ना। ये सब रिवीजन का चीज है। बताओ ये रिवीजन नहीं रहेगा तो बनेगा नहीं, तो थोड़ा इस बात को ध्यान में देना है। चलिए अगला देखिए, ये आपका कौन सा आ गया, बोर्ड मार्क्स। देखिए तो इसमें तीनों गोतनी दिखाई दे रही है, कहीं से क्वेश्चन मिस है क्या, देखो तब हुआ, इसका बड़ी क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ है क्या, दीजिए तो थोड़ा सा, रुको, 2 और भाग कितना हो जाएगा यहाँ पे, 37। चलिए ये पूरा का पूरा क्वेश्चन हो गया, यही ना क्वेश्चन है। चलिए अब बताइए, यहाँ पे फिर तीनों दिखाई दे रही है, ठीक ना, बड़ी, मझली और कौन सा, छोटी। सबसे पहले किसकी क्रिया, छोटी क्रिया। तो देखिए तो 6 में से 5 जाएगा तो 1। अब 1 गुणने कितना हो जाएगा, 7। 1 गुणे कितना हो गया, 7। 7 दूना 14। अब देखो 14 से 14 कट के 0। अब 37 में भी यहाँ पे कीजिएगा तो कितना, 0। 8 से भी गुना कीजिएगा तो 0, यानी कि सब का मान कितना हो गया, 0। लेकिन अभी 7 बचा हुआ है, अगर इसमें कोई जोड़ देगा 8 7 15, तो फिर उसका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत। इतना से मान क्या हो गया, 0। अब देखो 7 दूना 14, अब 22 में से 14 घटाओ, कितना आंसर, 8 आंसर। क्लियर, ठीक ना, मुंह पे बन रहा है ना, ठीक ना। इसको बोर्ड मार्क्स का कंसेप्ट याद रखिएगा एक बार। अच्छा बताओ इसमें टाइम लगा, ये टाइम लगने वाला क्वेश्चन है क्या, नहीं, सोच समझ के कब, अच्छा कब टाइम नहीं लगेगा, आगे ही बैठो नहीं लड़की। चलिए तो इसका आंसर कितना आ जाएगा बुआ, 8। क्लियर हो गया, ठीक ना। आपको इस सबको देख के आंसर बताना है, ठीक ना। अगर
लग रहा है सर इसमें गड़बड़ है, ठीक ना, आप बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन पकड़िए, आप 20 को 50 को बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन एक बार में बना, ठीक ना, एक बार में बना के आइए, अगला देखिए कॉन्फिडेंस आपका डबल हो जाएगा। आपको प्रॉफिट एंड लॉस में दिक्कत हो रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस का 100 क्वेश्चन बना लीजिए, ठीक ना, कॉन्फिडेंस क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। आप बोलिए हमको सर हमको इसमें प्रॉब्लम है, हम आपको क्वेश्चन देंगे। बोर्ड मार्क्स को प्रॉब्लम है, बोर्ड मार्क्स का देंगे। परसेंटेज में दिक्कत है, परसेंटेज का देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट एंड लॉस का देंगे, ठीक ना। CISI में दिक्कत है, CISI का देंगे। लेकिन मांगिएगा तब ना, ठीक ना, मांगिए। आपका नोट्स है, नोट्स को देखिए, क्लास नोट्स दिया है उसको देखिए, जहां से भी आप पढ़ रहे हैं उस सोर्स को देखिए, जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रहा है उस क्वेश्चन का 100 क्वेश्चन बना लीजिए, ठीक ना, और उसके बाद अगला सेट ज्वाइन कीजिए। ये नहीं कि अगला सेट मार रहे हैं फिर अगला, रोज सेटे मार रहे हैं, नहीं होगा। एक सेट मारिए, इतना जाके डीप में डिस्कशन कीजिए, तब अगला जाके सेट मारिए। कोई दिक्कत इसमें नहीं। चलिए अगला देखिए, अगला देखो, ये भी क्या हो गया तुम्हारा बोर्ड मार्क्स। जैसा क्वेश्चन है एकदम लाइन से लाइन हम ला के डाल दिए। ये देखिए बोर्ड मार्क्स, इसमें कहीं से कोई मिसिंग है क्या, नहीं है। अगर इसमें कहीं से कोई मिसिंग नहीं है बताइए, तीनों कोष्ट दिखाई दे रहा है, ठीक ना, तीनों कोष्ट में देखिए कौन सा कोष्ट है, बड़ी कोष्ट, तो पूरा क्वेश्चन कोई बड़ी कोष्ट में कर दिया तो कोई वैल्यू ज्यादा नहीं देना। चलिए उसके बाद कौन सा, मझला, और उसके बाद इसमें देखिए सबसे छोटी है। अब बताइए यहां से अगर हम भाग दे में करने जाते हैं तो सबसे पहले कोष्ट का क्रिया करके छोड़ देना है। तो चलिए बताइए कितना हो जाएगा, 2, यहाँ पे 4 और 4 से भाग दीजिएगा तो 2, यानी कि सब का मान कितना आ गया, 2। अब देखो, अब सीधे गुना नहीं कीजिएगा, पहले क्या कीजिए, भाग, तो भाग दीजिएगा तो 3 और 3 दूना 6, इस सब का मान सर 6, सबका मान कितना आ गया, 6। अब देखो इस सब तीनों किसमें है, गुना में, तीनों किसमें है, गुना में। अब तुमको 26 गुने 14 गुने 6 करना है, ठीक ना। अब यहां पे देखो हम देखेंगे तो तीनों का इकाई अलग अलग है कि नहीं, तीनों का इकाई अंग अलग, तो क्या सबको गुना करने जाइएगा, नहीं, वो सब आपसे गुना करवाना ही नहीं चाह रहा है। ये बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन है तो गुना आपसे नहीं कर, समझो, सेटर का दिमाग समझो, ठीक ना। अब यहाँ पे वो आपसे क्या कराएगा, कहेगा कि देख लेते हैं, जांच कर लेते हैं कि लड़का को इकाई अंक पता है या नहीं है। देखिए 4 छक 24 का, फिर 4 और 4 छक 24, 24 का 4, देखिए लास्ट में 4 किसके है, 2184। अब बताइए आप इकाई अंक देख के मार दिए, ठीक ना, और कोई पूरा गुना कर रहा है वो तो गुने करते रह जाएगा, तब तक आप आगे बढ़ जाइएगा। ये सब सेट में सीखने को मिलेगा, इसीलिए कहते हैं सेट क्या है, जरूरी है। बात समझ में आ रहा है ना। तो देख रहे हैं इकाई अंक से खत्म। इकाई अंक का मतलब क्या होता है, इकाई अंक का मतलब होता है सिर्फ किससे मतलब रखना है, इकाई अंक, ठीक ना। अब बताओ इसका इकाई अंक कितना, जैसे 26 को गुना करना था 14 से, इकाई अंक का कंसेप्ट बता दे रहे हैं 4 से। अब देखिए इकाई अंक पे क्या आएगा, तो इकाई अंक पे आएगा तो सिर्फ इकाई अंक से मतलब, देखो 6 चौका 24 आया कितना, 24 आया। अब 24 में दहाई अंक से बिल्कुल भी मतलब नहीं, किसको पकड़ेंगे, 4, 4 छक 24। अब फिर इससे मतलब नहीं, देखो 4, देखिए लास्ट में किसके 4 है, वही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर। क्लियर हुआ, किसी कोई दिक्कत नहीं सर। अगला देखो क्वेश्चन, अगला देखिए, कहता है शान के पास 1617 है, कितना रुपया है, 70। उसने इसे पीयूष और मनोज के बीच बांट दिया और 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया। कितने परसेंट पे, 10। इसका ब्याज कितना हुआ, 10% का चक्रवृद्धि ब्याज पे निवेश कर रहा है। ये 11 वर्ष, कितना वर्ष हुआ, 11 वर्ष, और उसके बाद क्या करा, 12 वर्ष बाद समान राशि प्राप्त हुई तो पीयूष का हिस्सा बताइए। एक बात समझिए, पीयूष का हिस्सा बताना है, किस ब्याज से हुआ, चक्रवृद्धि ब्याज। किस ब्याज से, चक्री। आपको हम कंसेप्ट बताए थे, चाहे यहाँ पे समझ लीजिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, ध्यान समझो, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। तो सर चलिए बताइए कोई चक्रवृद्धि ब्याज, तो वैसा ब्याज जिसमें ब्याज का भी क्या लगता है, ब्याज लगता है, उसे क्या कहते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज में क्या होता है, प्रत्येक वर्ष का ब्याज क्या रहेगा, सेम रहेगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में प्रॉब्लम हमारे पास ये आ जाता है कि जितना पीछे बार का बना ब्याज बना, अब उसका भी अगला बार में क्या लगेगा, ब्याज। यानी कि वो किसकी तरह काम करने लगता है, मूलधन। किसकी तरह काम करने लगेगा, मूलधन की तरह। अब एक हम आपको यहाँ पे रिलेशन बता रहे हैं, उस रिलेशन को आराम से समझ जाइए, आपका पूरा का पूरा काम हो जाएगा। देखो क्या रिलेशन है सर, रिलेशन हमारे पास ये है कि अगर आपको कभी भी, किसका हम कॉन्सेप्ट समझने जा रहे हैं, सीआई का, अगर कभी भी आपके पास सीआई दिया हो, क्या दिया हुआ, सीआई, ठीक ना, सीआई का कंसेप्ट निकालना। देखिए रेट दिया रहे, क्या दिया रहे, रेट दिया रहे। जैसे सपोज कीजिए कितना रेट दिया है, 10%, कितना दिया है, 10%, ठीक ना। अब देखो कोई भी थी है, अगर 1 वर्ष के लिए हो, 2 वर्ष के लिए हो, 3 वर्ष के लिए हो, ध्यान समझिएगा, हम आपको जो बता रहे हैं मूलधन, इस बहुत बड़ा कंसेप्ट है, इसको समझिएगा। मूलधन और किसके बीच का संबंध का, मिश्र धन के बीच। किसके बीच का संबंध बता रहे हैं, मूलधन और मिश्र धन के बीच के संबंध का। कब का, जब यह दिया रहे, सीआई में क्या दिया रहे बुआ, रेट दिया रहे।
ठीक ना। अगर बताओ इस रेट का भिन्न में मान निकालिएगा तो 1/10। अच्छा बताओ एसआई में, चाहे एसआई हो चाहे सीआई हो, रेट जो है आपका ब्याज जो है, रुपया जो है, घटता है कि बढ़ता है? बढ़ता है। तो यहाँ पे होल वैल्यू का जो मान आएगा जोड़ कर आएगा कि घटा कर आएगा? जोड़ का। यानी कि पहले वर्ष में जो आपका 10 रुपया था वो कितना रुपया हो जाएगा? 1 रुपया। विथ इसका ब्याज कितना हो जाएगा? तो ब्याज इसका कितना रुपया हो जाएगा? 1 रुपया। ये एसआई में भी सेम रहेगा और सीआई में भी सेम रहेगा, ठीक ना। एसआई में भी सेम रहेगा और किस में सेम रहेगा? एसआई में भी सेम रहेगा और सीआई में। देखिए यहाँ पे क्या हो गया? मूलधन हो गया और कौन सा होगा? मिश्रित धन। तो पहले वर्ष में तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। अगर पहले वर्ष में 10 है तो दूसरे वर्ष में कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? अगर हमको और समझो, अगर सर ये पहला वर्ष का हो गया, कितने वर्ष का? पहला वर्ष के लिए हो गया। लेकिन अगर यही कहे कि सर दूसरे वर्ष के निकालिए, क्या निकालिए? दूसरे। अगर दूसरे वर्ष का कहेगा तो इसका स्क्वायर कर देंगे, तीसरे वर्ष का कहेगा तो क्यू कर देंगे, चौथे वर्ष का कहेगा तो इसका क्या कर देंगे? 4 टाइम कर देंगे, ठीक ना। तो अगर दूसरा वर्ष का कह रहा है तो 10 का क्या कर देंगे? स्क्वायर। आई कितना का स्क्वायर? 11 का। तीसरे वर्ष का बात करेगा तो कितना करेंगे सर? 10 का क्यूब और ये क्या हो जाएगा? 11 का क्यूब। ये किसके किसके बीच का संबंध हो गया? ये दूसरे वर्ष के लिए, किसके लिए? तीसरे वर्ष के लिए। ये दूसरे वर्ष के लिए हो गया और यह तीसरे वर्ष के लिए। तो सर ये दूसरे वर्ष, पहले वर्ष का बात किया, दूसरे वर्ष का बात किया, किसके वर्ष का बात कर रहा है? तीसरे। तो तीसरे वर्ष में क्यों? दूसरे वर्ष। और फिर आगे भी यही प्रोसेस आपका क्या होता रहेगा? चलता रहेगा। कोई दिक्कत इसमें? ये किसी को कोई दिक्कत है? नहीं सर, यहाँ पे हमको किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। किसके किसके बीच का संबंध? तो सर मूलधन और मिश्रित धन। आप जानते हैं अगर इसका हमको ब्याज निकालना है तो मिश्रित धन माइनस मूलधन। हम कहेंगे इसमें ब्याज तो 10 में से 11, 11 में से 10 घटाइएगा 1, ठीक है। बताइए 10 का स्क्वायर 1000, 11 का स्क्वायर 1331, कितना हो जाएगा बुआ? 1300। हाँ इसका, हाँ 121, ठीक ना। तो कितना हो जाएगा? सॉरी इसका हो जाएगा 1300। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1000। तो अंतर कितना हो जाएगा? 21। अंतर कितना हो जाएगा? 1। क्लियर है? नोट क्लियर? क्लियर हुआ, ठीक ना। अब इसमें से किसी एक का तो वैल्यू दिया रहेगा, किसी एक का वैल्यू दिया रहेगा ओरिजिनल में। आप क्या कर सकते हैं? उससे कोई भी मान निकाल सकते हैं। अब हम आते हैं आपके प्रश्न पे। हम आपके प्रश्न पे आते हैं तो यहाँ पे देखिए कितना कितना वर्ष का बात कर रहा है? 11 वर्ष और 12। कितना रुपया दिया उससे मतलब नहीं है। शान ने उसने पीयूष को, कितना बुआ? पीयूष। तो एक तरफ ले ले पीयूष और दूसरे तरफ किसको लीजिए? मनोज। तो पीयूष और कौन है बुआ? मनोज। पीयूष है, मनोज है। देखो पीयूष को कितने रुपए में? 11 और इसको कितना दिया? 10। तो बताओ अगर इसका हम होल वैल्यू निकालते हैं तो 11/10, 11/10। जब इसके पास रुपया पूरा मांगा जाएगा तो कितना हो जाएगा? 11 वर्ष के लिए। ए समझ में आया? नहीं समझ में आया? और इससे जब रुपया पूरा मांगा जाएगा मनोज से तो 11/10 का कितना? 12। पावर में कितना हो जाएगा? 12। अभी बराबर में कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों प्राप्त राशि क्या है? बराबर। इसलिए हम दोनों को क्या कर दिए? बराबर कर दिए। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ। अब देखो इधर ही कितना भाग है? अच्छा पीयूष का, किसी का, इसमें पीयूष को मनोज के बीच रुपया बांटा, 10% के चक्रवृद्धि ब्याज पे निवेश किया। यदि 11 और 12 वर्ष के लिए समान राशि प्राप्त किया, ठीक ना। पीयूष को 11, इसको 12। अब देखो ये 11 से पूरा 11 खत्म। इधर से ध्यान समझो, इधर 11 बार है कौन? 11/10। इधर 12 बार है कितना? 11/10 है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे? खत्म करेंगे तो बचेगा कितना? 11/10। देखिए क्वेश्चन कितना आसान हो जाएगा। अब बताओ पीयूष और हम अगर इधर पीयूष का बात कर ले, इधर किसका बात कर ले? मनोज। यही ना होगा, ठीक ना। जो भी पीयूष का रुपया मान लीजिए P मिला और मनोज का रुपया M मिला, ठीक ना। अब देखिए इसका निकालते हैं तो सर इधर तो 1 बच जाएगा, इधर कितना बच जाएगा? 11/10। तो देखो P गुने 10 और M गुने 11। आप रेशियो के कंसेप्ट में जानते हैं, अगर दोनों का रेशियो निकालने जाएंगे P और M का, तो P और M का, तो P के सामने कौन? 11, तो इसके नीचे 11। M के सामने कितना? 10, तो इसके नीचे 10। क्लियर है? नोट क्लियर? क्लियर। अब बताओ P और M को टोटल रुपया मिला कितना? 1100, 1617। कितना रुपया मिला है? 1617। तो अब बताओ कुल रुपया मेरा कितना? 1600। गौर से समझिए, कुल रुपया 1617। और दोनों को रुपया जो अनुपात में दिए वो कितना? 10 और 11, 21। तो अनुपात 21 का मान कितना? 1617। नहीं हुआ? तो अब बताओ तो अनुपात 1 का मान कितना? तो कहिएगा अनुपात 1 का मान हो जाएगा 1617 और बट्टा में 21, ठीक ना। क्लियर। आप बताइए इसको काटिए, कितना मतलब में कट जाएगा? तो 3 से काट देते हैं एक बार में। 3 सत्ते 21, 3 पचे हमारा, हाँ 3 पचे 15 और हाँ 3 तिहाई 9 और 3 27। अच्छा ये काटने उठने का काम लेकिन आपका होना चाहिए। 7 से बताइए 7 छक 7 सत्ते 50 और फिर 7 सत्ते, यानी अनुपात 1 का मान कितना आ गया बुआ? 77। बस
अब बताओ इसमें से कुछ भी पूछेगा पता चल जाएगा कि नहीं। अगर पूछ देता मनोज, भले पीयूष और मनोज के बीच का अंतर तो कितना निकालते, 1। मनोज का मान किसका पूछ रहा है बताओ, पीयूष का। तो बताइए पीयूष का हिस्सा, बताइए पीयूष का हिस्सा कितना, तो 77 अगुने में 11, 11 सते 77 और फिर 11 सते 77 और 7 84, और यही आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर हुआ। क्या करना है सर, अगर ये 11 वर्ष का है 12 वर्ष का है तो हमको सिर्फ और सिर्फ क्या कर देना है, पावर लगा देना। अगर कहता 5 वर्ष के बाद और एक का 8 वर्ष तो इधर कितना लगाते, 5 वर्ष, उधर कितना लगा देते 8 वर्ष, ठीक ना। और जो भी कटने वाला रहेगा उसको क्या करेंगे, काट देंगे। कोई दिक्कत इसमें, एक किसी कोई दिक्कत है नहीं। चलिए अगला देखिए, इसको ध्यान में रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखिए। किसके किसके बीच का संबंध का, मूलधन और मिश्र धन के बीच का संबंध, और इसमें ब्याज भी है। इसमें कौन है बुआ, ब्याज है, तीनों के बीच का संबंध। अब देखो यहाँ पे कह रहा है क्या, ध्यान समझिए, यदि 4, अगला क्वेश्चन में 47 नंबर में कह रहा है, यदि 4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर कितना है, 152 है, तो मूलधन ज्ञात। तब क्या ज्ञात करना है बुआ, मूलधन ज्ञात करना है। अब ध्यान समझो, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर हम लोग निकालने चलते हैं, ठीक ना। मान लीजिए क्या कह रहा है, जैसे किसी को दे दिया रुपया, ठीक ना, 2 वर्ष के लिए 2 लोगों को दिया, ठीक ना, एक को दिया साधारण ब्याज पे, एक को दिया चक्रवृद्धि ब्याज, तब उसका अंतर कितना आ जाएगा, ठीक ना। अगर 2 लोगों को 3 वर्षों के लिए देता है उसी रुपया को, तब उसका अंतर कितना आ जाएगा। ये दोनों चीज को सीख लीजिए, ये दोनों चीज आपके काम आने वाला है, ठीक ना। पहला बात करते हैं हम लोग किसका बुआ, पहला बात करते हैं 2 वर्ष के लिए, कितने अंतर का, 2 वर्ष के अंतर का सीख लेते हैं। क्या सीख लेते हैं, तो 2 वर्ष के बीच का अंतर दिया रहेगा तब क्या करेंगे, और 3 वर्ष के बीच का अंतर दिया रहेगा तब क्या करेंगे। 2 वर्ष के लिए अगर 2 वर्ष का बात करेगा और किसका अंतर पूछ रहा है, CI और SI, तब इसका हो जाता है P इंटू R बट्टा 100। P इंटू क्या हो जाएगा बुआ, R बट्टा 100, और टू दी पावर कितना कर देना है, स्क्वायर इसका कर दीजिए। लेकिन अगर पूछे कितना वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, कितना वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, किसका अंतर, CI और SI, ये सेम टू सेम उतार दीजिएगा, P इंटू R बट्टा 100 टू दी पावर कितना, क्यों, इधर लिख दीजिएगा 300 प्लस R, ठीक ना, 300 प्लस R बट्टा में 100, ठीक ना। इधर 2 ही रहेगा, इधर एगो क्या आ जाएगा, एक्स्ट्रा आ जाएगा। समझ में आया, ये कितने वर्ष का अंतर दे देगा, 2 वर्ष का। कितने वर्ष का अंतर दे देगा, 3 वर्ष का। अब बताओ तुमको कितने वर्ष का अंतर दिया है, 3 वर्ष। तुमको कितने वर्ष का अंतर दिया है, 3 वर्ष का। तो अगर 3 वर्ष का, देखिए इसमें कितने वर्ष का अंतर पूछ रहा है बुआ, 4% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्ष का अंतर, 3 वर्ष का अंतर। तो 3 वर्ष का अंतर कैसे निकालेगा, तो 3 वर्ष का जो अंतर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका यहाँ पे 3 वर्ष के लिए, कितने वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए CI और SI का जो अंतर हो जाएगा P इंटू, बताइए अभी बताएं क्या हो जाएगा, R बट्टा 100 टू दी पावर स्क्वायर इंटू 300 प्लस R बट्टा 100। अब देखो CI और SI का अंतर कितना दिया हुआ है, 152, तो यहाँ पे सीधा सीधा कितना डाल देंगे, 152। P का मान हमको पता नहीं है तो P के जगह पे P दे देंगे। R का मतलब कितना है, 4, ठीक ना। तो देखो, तो इसको 4 गुने 100 और 4 गुने 100 लिख दे तो कोई दिक्कत, देखो ना, 4 गुने 100 लिख दे तो कोई दिक्कत है नहीं। चलिए उसके बाद बताइए, ये भी तो इंटू में चला जाएगा, 300 में कितना R का मान 4, तो 304 बट्टा 100, यही ना होगा, एक कट जाता है आराम से, ठीक ना, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब इसको क्या कर देना है, काट देना है। देखिए तो 152 दूना सीधे हम काट दे 304, 152 दूना 300, ये कटने वाला देगा तभी क्वेश्चन देगा, ठीक ना। तो 152 दूना 304। अब उसके बाद देखो, यहां से अगर काटिएगा तो 4 से काटिएगा तो कितना मतलब में 25, अब फिर यहां से काटिएगा तो 4 से 25। अब देखो फिर वहां पे कितना हो जाएगा, 2 से काटिएगा तो 50। अब सबको गुना कर दो, 25 का होल स्क्वायर कीजिएगा तो 625 और 625 गुने 50, देखिए 50, 25, 5 दूना 10 और 2 12 और 6 25 30, 32, 3232, नहीं गड़बड़ हो गया क्या, गुना कर गलती कर दिए। इसका आंसर कितना आएगा, देखो 50, 25 हाथ में 2 और 5 दूना 10 और 2 12 हाथ में, हाँ, और 6 25 30 है 31, ठीक ना। तो यही ना आंसर हो जाएगा, हाँ 0 आ गया। तो आपका कौन सा आंसर हो गया, यानी कि 2 वर्ष का अंतर जब भी पूछे, कितने वर्ष का हुआ, 3 वर्ष, तो 3 वर्ष के लिए अंतर क्या हो जाएगा, यही वाला। इतना ध्यान रखिएगा, आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बन जाएगा। और 2 वर्ष के लिए सीधे याद रखना है इतना को, और 3 वर्ष के लिए पूरा, ठीक ना। तो कभी भी इस तरह का क्वेश्चन है आराम से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो सर इस बात को हम गांठ बांध लेंगे क्या, तो हाँ एकदम इस बात को गांठ बांध लीजिए, इसके बाद इस क्वेश्चन में गड़बड़ नहीं होना चाहिए। 2 वर्ष के लिए अंतर तो P इंटू R बट्टा 100 का स्क्वायर, और 3 वर्ष के अंतर तो A को जोड़ दीजिएगा 300 बट्टा, देखो 3 वर्ष के अंतर में कितना जोड़ दीजिएगा, 300 बट्टा प्लस 4। सर 4 वर्ष का दे देगा तो फिर सोचेंगे पहले कितना वर्ष का बताइए, देगा ही नहीं, ठीक ना। इतना बात समझिएगा।
कोई दिक्कत इसमें? और ये रिपीट क्वेश्चन है, बार बार यही डाटा के साथ यही क्वेश्चन देगा, आपको इतना बार रिपीट है कि आपका इसका आंसर याद हो जाना चाहिए। ठीक ना, ये समझ में आ रहा है? आ रहा है समझ में? चलिए अगला देखते हैं। अगला एक क्वेश्चन देखो, ध्यान से समझो। 48 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है राकेश शिवम रुपेश का औसत भार कितना है? 46 किलोग्राम। उसके बाद कहता है राकेश और शिवम का औसत भार कितना है? 40 किलोग्राम। तथा शिवम और रुपेश का औसत भार कितना है? 48। तो शिवम का भार ज्ञात कीजिए। इसको आपको बताए थे, ध्यान समझना है। ये क्या चीज पे दिया हुआ है? औसत पे। क्या दिया हुआ? औसत। औसत इक्वल टू क्या होता है? सम ऑफ डाटा बट्टा नंबर ऑफ डाटा। तो सम ऑफ डाटा का मतलब क्या हो गया? कुल योग। क्या हो जाएगा हुआ? कुल योग। सम ऑफ नंबर ऑफ डाटा का मतलब कुल संख्या। इसके बराबर में क्या आ जाएगा मेरा? औसत। क्या आ जाएगा बुआ? औसत। अब सपोज करो 3 को यहाँ पे क्या दे दिया हुआ है? वेरिएबल। कितना है? 3 वेरिएबल। इस 3 वेरिएबल में से किसी 2 का मान देगा और एक का मान आपसे पूछ लेगा। नहीं पूछेगा? अगर एक का मान पूछ लेगा तो ध्यान समझो। अगर यहाँ पे हम तुमसे बोलते हैं कि एक और चीज बताइए, तो कुल योग इक्वल टू क्या हो जाएगा? कुल योग। अगर कुल योग की बात करें तो कितना हो जाएगा? तो कुल योग इक्वल टू हो जाएगा औसत गुने कुल संख्या। यही ना होगा? ठीक ना। अब इस बात को ध्यान रखना है कि जितना भी मेरा औसत रहे, जितना भी संख्या रहे, उसको आपस में क्या कर देंगे? गुना कर देंगे, तो मेरा कुल योग निकल जाएगा। अब हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डायरेक्ट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? तो ध्यान समझो। बस औसत में अभी इतना ही कंसेप्ट। ठीक ना। एक और कंसेप्ट ध्यान रखिएगा, जितना हम प्रत्येक टर्म में चेंज करेंगे, प्रत्येक टर्म में जितना चेंज करेंगे उतना ही टर्म किसमें चेंज हो जाएगा? औसत में। ठीक ना। कुल योग बट्टा कुल संख्या, सम ऑफ डाटा। जितना भी डाटा दिया रहेगा उस सब डाटा को लीजिए, जोड़ दीजिए और जितना नंबर ऑफ डाटा है उससे क्या कर दीजिए? भाग दे दीजिए। आपका क्या निकल जाएगा? औसत। औसत क्या करता है सर? तो एक अनुमान को बताएगा। किसको बताएगा? अनुमान को बताएगा। इस क्वेश्चन के लिए इतना डिस्कशन आपका काफी है। तो चलिए उस क्वेश्चन को देखते हैं। आपका जो दिया हुआ है, कह रहा है रुपेश हो गया और कौन हो गया हुआ? राकेश, शिवम। देखिए राकेश, उसके बाद शिवम प्लस में कौन? रुपेश। इस तीनों का औसत भार कितना दिया हुआ है? 46। औसत भार 46। तो अगर हम कहें औसत भार 46 दिया हुआ है तो इसका योगफल कितना हो जाएगा? तो कितना आदमी? 3 आदमी। तो इसको गुना कितना से कर दीजिएगा? 3 से। ठीक ना। तो कितना हो जाएगा? 3 छक 18 और 3 चौका 12 1 13 138 हो गया। कोई दिक्कत इसमें? अब यहाँ पे समझो। अब राकेश और शिवम है, कौन है बुआ? राकेश प्लस शिवम। इस राकेश और शिवम का औसत भार कितना दिया हुआ है? 40। तो बताइए तो इसका योगफल कितना? 80। अब उसके बाद बताओ शिवम और कौन है? रुपेश। तो शिवम और रुपेश का औसत भार कितना दिया हुआ है? तो शिवम और रुपेश का जो औसत भार है 48। तो 48 तिहाई कितना हो जाएगा? सॉरी 48 दूना कितना? 96। इतना तो निकालने आ जाएगा सर, निकालने आ जाएगा कि नहीं? ठीक ना। तो पूछ रहा है, अब यहाँ आ गया तो पूछ रहा है शिवम का भार बताइए। किसका भार बताइए? शिवम का। अब देखो शिवम का भार निकालने का बहुत सारा तरीका, शिवम का भार निकालने का बहुत सारा तरीका होगा। आप यहाँ से कोई भी तरीका को क्या कर सकते हैं? अपना सकते हैं। बात समझो। देखिए अगर हमको किसका भार निकालना है? शिवम का। तो देखो इसमें राकेश भी है, शिवम भी है, कौन है? रुपेश भी। तीनों का कितना दिया हुआ है? 1। अब यहां से अगर हमको राकेश और कौन मिल जाए? रुपेश। कौन मिल जाएगा? राकेश और रुपेश मिल जाते हैं। यहाँ पे देखो हम क्या करते हैं सर, क्या चीज? देखिए अब इसमें क्या चाहिए? हमको चाहिए शिवम। तो यहां से हम सबसे पहले क्या करेंगे? देखिए शिवम, राकेश और शिवम का कितना दिया हुआ है? 80। तो राकेश और शिवम का घटाएंगे तो हमारा किसका मिल जाएगा? रुपेश का। और रुपेश का, इसमें रुपेश का घटा देंगे तो क्या शिवम का नहीं प्राप्त हो जाएगा? हो जाएगा। तो सर ऐसे भी तो कर सकते हैं कि हम शिवम और रुपेश का ही डाल दें और क्या करें? राकेश का निकाल लिया, इसमें से घटा ले। दोनों में आपका आंसर आ सकता है। तो आप कुछ भी कर सकते हैं, जो आपको घटाने में आसान लगे उसको क्या कीजिए? घटा दीजिए। चलिए राकेश और शिवम को घटाने में क्या है? आसान है। तो राकेश और शिवम का रखिए। तो राकेश और शिवम का रखिएगा तो इसमें से कितना माइनस हो जाएगा? तो कहिएगा सर इसमें से माइनस हो जाएगा कितना? 80। ये किसका किसका है? राकेश और प्लस शिवम। तो बताइए कितना आ जाएगा यहाँ पे आंसर? 48 58। कितना घटेगा तो कितना आ जाएगा? 58। अंतर कितना आ गया? 58। अब बताओ यह 58 जो है राकेश और शिवम, ये 58 किसका एज है? रुपेश का। 58 किसका हो गया? रुपेश का वजन है। अब रुपेश का बताइए, रुपेश का 58 इसमें डालेंगे। 58 जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 8। 16 में से 8 गया 8, आई कितना बच गया? 3, यानी कितना? 38। और यही आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर। और ये एक बार नहीं, इस बार का ट्रेंडिंग क्वेश्चन बना हुआ है। पिछले बार के सेट में भी, इस बार का सेट में भी आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक ना। तो समझिएगा इस तरह का क्वेश्चन आपके औसत में पूछ सकता है, कोई दिक्कत? अब पहले भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है, 2024 में भी पूछा गया, 2025 में जो जनवरी फरवरी में एग्जाम हुआ उसमें भी क्या किया गया है? पूछा गया है। और इस बार भी इस तरह का क्वेश्चन आने का चांस है। तो जो क्वेश्चन बताया जा रहा है उसको VVI लगा लीजिए। कोई एका दुका क्वेश्चन नहीं है, बार बार आने वाली सब क्वेश्चन है। ठीक ना।
कितना जल्दी बनाइएगा यहां से समझिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसको ध्यान में रखना है। कुल योग बता कहां से समझाएं उसको ये बताएं। अब कहता है यहां पे ध्यान समझो, कहता है चतुर्थ अनुपाती बताइए। क्या बताइए बुआ? चतुर्थ अनुपाती। ये आपको औसत के क्लास में बताया गया होगा, या जो लोग नहीं पढ़े हैं किस में मिलेगा बुआ? औसत के क्लास में। चतुर्थ अनुपाती क्या होता है? तो सर जैसे कि आप चतुर्थ 4:6, समानुपात कितना? 5:x। 5 अनुपात कौन हो गया? x। और यही x आपका क्या कहलाता है? चतुर्थ अनुपात। क्या कहलाता है? इसके लिए एक सिंपल सा ट्रिक होता है, बाहर से बाहर गुना अंदर से अंदर गुना, बाहर से बाहर गुना अंदर से अंदर। तो बाहर से बाहर गुना कीजिएगा, दोनों को क्या कर दीजिएगा? बराबर। तो बताइए 4x इक्वल टू 6 गुने 5। x का मान कितना आ जाएगा? 6 गुने 5/4। अब काट दीजिए, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, कितना हो जाएगा? 15/2, यानी कितना? 7.5। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? 7.5। कोई दिक्कत इसमें? क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया? 7.5। ठीक ना? एक कोई दिक्कत? एक और होता है मध्य अनुपाती। कौन होता है बुआ? मध्य अनुपाती। ठीक ना? एक होता है तृतीय अनुपाती। क्या होगा? तृतीय अनुपाती। तो दोनों को देख लेते हैं, ध्यान समझिए। देखो ए और बी का, ए ध्यान समझो, ए और बी का एक में कहे तुमसे क्या निकालिए? मध्य अनुपाती। क्या निकालो? मध्य अनुपाती या द्वितीय अनुपाती। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है √a इंटू बी। क्या फॉर्मूला होता है बुआ? a इंटू बी। दिक्कत या नो दिक्कत? ठीक ना? अगर कहेगा यहाँ पे तृतीय अनुपाती, कौन सा बुआ? इसी का कह दे तुमको, इसी का कहे कौन सा निकालने के लिए? तृतीय अनुपाती। तो बताओ चतुर्थ अनुपाती तो निकाल के बता दिए, तृतीय अनुपाती कैसे निकलेगा? तो तृतीय अनुपाती में b को स्क्वायर करके किससे भाग दे देते हैं? a से। तो ये कौन सा निकल जाता है? तृतीय अनुपात। ठीक ना? तो ये कौन सा अनुपाती हो गया? मध्य अनुपाती। और ये कौन सा अनुपाती हो गया? तृतीय अनुपाती। और वो आपको बता दिए कौन सा? चतुर्थ अनुपात। समझ में आ रहा है ना? तो ये तीनों से क्वेश्चन बार बार आपसे पूछेगा। एसएससी में तो बहुत ज्यादा पूछता है, और बिहार एसएससी वाले जितने भी स्टूडेंट बैठे हुए ध्यान समझिए, 1 से 2 क्वेश्चन इससे रहेगा। ठीक ना? मध्य अनुपाती √a गुने b। ठीक ना? तृतीय अनुपाती इक्वल टू b²/a। क्लियर? ठीक ना? इतना ध्यान में रखिएगा इसको। इस तरह से बताइए ये किसका किसका गलती हुआ था, ऐसा क्वेश्चन गलती नहीं होना चाहिए। ठीक ना? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कथी, यहाँ पे समझो, 1200 प्रति सैकड़ा की दर से 400 शरीफा खरीदे और 900 के लाभ पर बेचने पर प्रति दर्जन शरीफा का क्या कीजिए? विक्रय मूल्य। देखो इस तरह के क्वेश्चन में 2 बातों का ध्यान रखना है। एक होता है संख्या का, किसका ध्यान देना रहता है? संख्या का। और एक जो ध्यान देना रहता है वो तुमको क्या चीज का ध्यान देना रहता है? संख्या के साथ साथ एक देखना रहता है उसका क्रय मूल्य और उसका विक्रय मूल्य। ठीक ना? अब रुक जाओ थोड़ा ऑफ करके, चलो फिर से ध्यान समझिए। इस तरह के क्वेश्चन में हमको ध्यान देना रहता है किस पे बुआ? संख्या पे। देखिए 1200 प्रति सैकड़ा यानी 100 का कितना दाम है? 1200। तो 400 का कितना दाम हो जाएगा? तो कहिएगा 400 का दाम हो जाएगा 4800 रुपया। तो 400 का दाम कितना हो गया? 4800 रुपये। कह रहा है कितना? कह रहा 900 के लाभ पर बेच दिया। तो अगर 900 के लाभ पे बेचा तो 900 और ऐड कर देंगे। इसका क्या था? सीपी, और इसका क्या आ जाएगा? एसपी। तो एसपी कितना आ गया? 57। ये कितने का आया सर? तो 400 का आया। कितने का आया? 400। हमको प्राप्त कितने का करना है? 12 का प्रति दर्जन। तो हम कह रहे हैं कि 400 का कितना आया? 400 का 5700। तो 12 का कितना? तो गुने 12। अब बताइए यहां से 00 से 00 कट गया, 4 तिहाई 12, 57 तिहाई कितना? 171। यही क्वेश्चन का क्या हो गया? आंसर। इतना ही दूर में आपको बना के खत्म कर देना है। समझ में आया? ये किसी कोई दिक्कत नहीं? तो ये आपका हो गया इतना। आगे बढ़े, नोट नहीं करना है, सारा चीज का पीडीएफ चला जाएगा। आज पीडीएफ भेजेंगे पहले वाले का। ठीक ना? इसको देख के वीडियो आप लोग नोट कर लीजिएगा फिर भेजेंगे। ठीक ना? क्या कि जब तक 1-2 बार देखिएगा नहीं तब तक समझ में आने वाला नहीं है। चलो इस क्वेश्चन को हम लास्ट में देखेंगे, ध्यान रखिएगा। कै नंबर क्वेश्चन हुआ? 51 नंबर क्वेश्चन को हम लोग लास्ट में देखेंगे। चलिए अगला देखिए। कह रहा है एक वस्तु को 221 में बेचा जाता है। कितना में बेचा जाता है? 221, जिसमें सारे 10% का क्या होता है? लाभ प्राप्त होता है। तो बताइए वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? बेचा जाता है, कहां आना है? क्रय मूल्य में। होल वैल्यू का उल्टा गुना कि सीधा गुना? उल्टा गुना। उल्टा गुना बताए थे पहले। तो बताइए सारे 10% लाभ का मतलब क्या हो जाएगा? सारे 10% का लाभ का मतलब हो जाएगा 110.5/100। यही ना लाभ का मतलब हो गया। ठीक ना? अच्छा ऐसे समझो थोड़ा सा, ये तो पहले बेसिक समझ लीजिए। ठीक है, 110 हम फिर इसका आराम से बताते हैं। अब हमको विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है? 221। और 221 में होल वैल्यू का उल्टा गुना, तो 100 बटा कितना कर दीजिएगा? 110.5। देखो तो कितना मरतबे में कट जाएगा? 2 मरतबे में। और 2 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 200। क्वेश्चन का आंसर कितना? 200। क्लियर हुआ?
ठीक ना। अब समझो हम बिना कैलकुलेट किए इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, बिना कैलकुलेट किए क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, ध्यान समझे। कितना का लाभ हो रहा है 10.5। तुमको 1% का मान, 5% का मान, 3% का मान, 2% का मान, 2.5% का मान निकालना सिखा दिए, ये आपको पता होना चाहिए। परसेंटेज क्लास में इसके पहले वाले में हम सब चीज सिखा दिए। जरा देखो लाभ हो रहा है 10.5% का, गौर से समझना। अगर 10.5% का लाभ हो रहा है यानी कि 10.5%, यहां पे समझो 10.5% का लाभ हो रहा है, तो इसका मतलब सर इसमें 10.5% जुड़ा होगा, इसमें 10.5% क्या होगा, जुड़ा होगा। तो जरा एक चीज समझो कि इसमें से किसका 10.5%, छोड़िए इस तरह से नहीं समझिए, तो इसमें से 10.5% को क्या कर देना है, माइनस। क्या कर देना है बुआ, माइनस। जरा बताइए 10% कितना हो जाएगा, इसके लिए 10% 22.1, ठीक ना, नहीं हो जाएगा। अगर 22.1 हो गया, ठीक ना, गौर से समझिए 22 पॉइंट क्या हो गया, 1 हो गया। अगर इसमें से हम 22.1 घटाते हैं तो किसके आसपास आ जाएगा, 200 के, किसके आसपास आ जाएगा, 200। यही 200 मेरा क्या हो गया, आंसर। एक बार और चेक कर लेंगे, क्या इसका 10.5% 221 मतलब एक्स्ट्रा कितना है, 21 है ना। सब खेल कौन कर रहा है, तो बताओ तो इसका सीरीज 10.5% निकालेंगे तो 21 नहीं आ जाएगा, आ जाएगा ना। तो आप डायरेक्ट भी सोच सकते हैं, ठीक ना, क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट। लाभ का मतलब क्या, क्रैमूल में जाके जुट गया। हानि का मतलब क्या, क्रैमूल से घट गया। आपको ये वाला समझ में आ गया, ये लड़की, ये वाला समझ में आया। सर इसके लिए क्या होता है, इसके लिए आपको बताए थे ट्रिक नहीं, आपको पूरा बताए थे कि अगर आपके पास क्या रहेगा, क्रैमूल, क्रैमूल से क्या कर रहा है निकालने के लिए, विक्रैमूल। इसका डिस्कशन कर लीजिए, क्रैमूल से निकाल रहा है क्या चीज निकालने के लिए, विक्रैमूल। तो यहाँ पे होल वैल्यू का क्या करेंगे, सीधा गुना। सर होल वैल्यू क्या होता है, जैसे 10% प्रॉफिट हो गया तो होल वैल्यू 11/10। अगर 10% का हानि हो जाएगा तो होल वैल्यू कितना हो जाएगा, 10% का हानि कहेगा तो होल वैल्यू 9/10। ये बात पता होना चाहिए। अगर इसमें कहेगा तो हम क्या करेंगे, होल वैल्यू का उल्टा गुना, होल वैल्यू का उल्टा गुना। तो ये क्रैमूल से भी क्रैमूल निकल जाएगा, विक्रैमूल से क्रैमूल निकल जाएगा। नहीं तो परसेंटेज का अच्छे से जानकार है तो डायरेक्ट परसेंटेज को अप्लाई करके भी आप बना सकते हैं। क्लियर है, नोट क्लियर, क्लियर हुआ। चलिए अगला देखते हैं। कहता है, अब देखो यहां पे क्या कहता है, 110 मीटर लंबी और 390 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां 120 किलोमीटर प्रति घंटा और 130 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गतिमान, एक दूसरे को पार करने में लगा समय ज्ञात, एक दूसरे को पार करने में लगा समय ज्ञात कीजिए। इसके लिए हम लोग आप लोग को एक कंसेप्ट बताते हैं, उस कंसेप्ट को ध्यान समझिएगा, जो लोग जानते भी है, जो लोग नहीं भी जानते। 5 मिनट भी नहीं लगेगा, 2 मिनट का समय दो, 2 मिनट के बाद आप खुद इस क्वेश्चन को बनाइएगा, आराम से बनेगा। यहां पे जो कंसेप्ट लगाना है वो आपको लगाना है रिलेटिव स्पीड का। किसका कंसेप्ट लगाना है बुआ, रिलेटिव स्पीड एंड रिलेटिव डिस्टेंस, रिलेटिव स्पीड एंड रिलेटिव डिस्टेंस। सर रिलेटिव स्पीड और रिलेटिव डिस्टेंस आराम से ध्यान से समझिएगा, एकदम बिल्कुल भी समझ में आ जाएगा क्या होता है, गौर से समझो। देखो हम क्या कर रहे हैं, रिलेटिव, रिलेटिव कितने लोगों के बीच में, 2 लोग। रिलेटिव का मतलब रिलेशन, कितने लोगों के बीच में, 2 लोगों के बीच में, ठीक ना। सपोज कीजिए कि एक ट्रेन जा रहा है, अभी ट्रेन उतना अच्छे से नहीं बनेगा लेकिन समझ लीजिए ट्रेन है 1 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। एक दूसरी ट्रेन इसी दिशा में कितना से जा रही है, y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। ये बताओ कैसा डायरेक्शन हो गया, तो कहिएगा सेम डायरेक्शन। कौन सा डायरेक्शन हो गया बुआ, सेम डायरेक्शन होगा। दिक्कत या नो दिक्कत, ठीक है, क्लियर हो गया। लेकिन एक दूसरे तरफ कंडीशन ऐसा है कि सर एक तो ट्रेन जा रही है इधर से कितने से, 1 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है, लेकिन एक जो दूसरी ट्रेन है वो आ रही है कितनी सी, y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से क्या हो रही है, आ रही है। अब बताओ यहाँ पे सेम डायरेक्शन या अपोजिट डायरेक्शन, तो कहिएगा सर यहाँ पे अपोजिट डायरेक्ट। कौन सा डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्ट। इसी दोनों जगह पे हमको रिलेटिव चाल को क्या कर लेना है, समझ लेना। देखिए किलोमीटर प्रति घंटा तक किसकी बात कर रहे हैं, रिलेटिव चाल। किसकी बात करें बुआ, रिलेटिव चाल की। अगर हम कहेंगे इस कंडीशन में रिलेटिव चार्ज क्या होगा, इस कंडीशन में रिलेटिव चाल क्या होगा, तो गौर से समझिए। देखिए यहां पे अगर रिलेटिव चाल निकालने जाते हैं, सर यहाँ पे रिलेटिव स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे अगर रिलेटिव चाल निकालने जाते हैं तो ध्यान समझिए, एक डायरेक्शन में जब भी जाता रहेगा क्या हो जाएगा बुआ, एक डायरेक्शन में जाता रहेगा तो एक डायरेक्शन में कंपटीशन की भावना, किसकी भावना रहती है, एक बस जा रहा है दूसरा भी बस जा रहा है, ठीक ना, तो वो चाहेगा हम इससे आगे जाए, उससे आएगा हम इससे जाएगा, तो नेगेटिव या पॉजिटिव, नेगेटिव। तो सब जब नेगेटिव भावना रहती है तो यहां से एक दूसरे को घटाकर तब हम क्या करते हैं, रिलेटिव चाल का मान निकालते हैं, यानी कि एक से इतना किलोमीटर क्या हो जाएगा, इतना किलोमीटर पर आवर। तो इस कंडीशन में क्या होगा, रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए चाल घटेगा। बोलो चाल क्या हो जाएगा, घटेगा। चाल यहाँ पे घटेगा। सर बताएं, एकदम बताएं,
ठीक ना। सब कह रहे कि तो बताएं सर, ये क्या किए हैं, बताए हुए हैं, 100% बताए हुए हैं, ऑनलाइन आप लोग समझ लीजिए, यहाँ पे डिस्कशन कर लीजिए ध्यान से। तो बताइए एक्स क्या हो जाएगा, घट जाएगा। जब क्या हो जाएगा बुआ, सेम डायरेक्शन में जाएगा तब। लेकिन जब वही अपोजिट डायरेक्शन में आएगा तो देखते हैं मित्रता वाला भावना रहता है, ठीक ना। आया एक ट्रक वाला इधर से आया, एक बस मतलब सॉरी बस वाला में ज्यादा होता है, एक बस वाला इधर से आया, एक बस वाला इधर से आया, अगर जाम लग गया, दोनों एक जगह मिल गया, ड्राइवर का मुंह एक जगह मिल गया, तो तैया खैनी तू बनाओ, तैया खैनी हम बनाते हैं, खैनी का भी ट्रांसफर हो जाता है। कितना लोग मिला है, होता है कि नहीं, क्यों, क्योंकि तो अपोजिट डायरेक्शन में अब क्या कीजिएगा, जोड़िए कि घटाइएगा, जोड़िए। तो सर यहाँ पे अगर रिलेटिव स्पीड निकालना हो, क्या निकालना बुआ, यहाँ पे अगर रिलेटिव स्पीड का मान निकालना हो तो यहाँ पे रिलेटिव स्पीड कैसे निकलेगा, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, यानी कि यहाँ पे दोनों क्या हो जाएंगे, जुट जाएंगे, और यहाँ पे दोनों क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक ना। सेम डायरेक्शन में घटेगा, अपोजिट डायरेक्शन में जुटेगा। तो ध्यान देना है डायरेक्शन कैसा है, सेम है या अपोजिट। अब बात करें सर रिलेटिव डिस्टेंस का, किसका बुआ, तो रिलेटिव डिस्टेंस दोनों कंडीशन में क्या होता है, हमेशा जुटेगा। अगर रिलेटिव डिस्टेंस का बात करें, किसका बात करें बुआ, रिलेटिव डिस्टेंस का बात करें, तो रिलेटिव डिस्टेंस हमेशा जोड़कर, यानी कि d1 प्लस हमेशा क्या हो जाएगा, d2। अगर d1 सर d2 कैसे, मान लीजिए d1 का है और ये कितना है, d2, समझ लीजिए इसमें कौन है, d1, आई क्या है, d2। तो रिलेटिव डिस्टेंस जब भी निकालिएगा क्या कर दीजिएगा, जोड़ दीजिएगा, चाहे सेम डायरेक्शन हो तब, एक और समझो यहाँ पे, चाहे सेम डायरेक्शन हो तब, चाहे या सेम डायरेक्शन में हो तब, और चाहे या अपोजिट डायरेक्शन में हो तब, दोनों कंडीशन में रिलेटिव डिस्टेंस क्या हो जाएगा, जुटेगा। कोई दिक्कत इसमें। अब जो चीज भी निकालना हो, समय निकालना हो, कुछ भी निकालना हो, अगर दो चीज का बात करेगा, दो लोगों का बात करेगा, तो हमेशा किस में जाएंगे, रिलेटिव, हमेशा किस में जाएंगे बुआ, रिलेटिव। तो चलिए हम क्या देखते हैं, हमारे पास क्या रिलेटिव है, गौर से समझो। देखिए अब क्वेश्चन में आओ, क्वेश्चन में आइए, कह रहा है 110 मीटर। अच्छा एक और बताए थे, ट्रेन की अपेक्षा में कौन सी वस्तु नगण्य होती है, कौन सी अनगण्य होती है, ठीक ना। तो ट्रेन के लंबाई में जिसका लंबाई गिनने लायक हो, ठीक ना, उसके लंबाई में कंपेयर करने लायक हो, उसे हम लोग कहेंगे कि यह वस्तु कंसीडर है। ये क्या है, कंसीडर। अनकंसीडर क्या है, ट्रेन का लंबाई के कंपेयर में जिसकी लंबाई क्या हो, बहुत छोटी हो। तो सर इसमें एग्जांपल बताइए। तो मतलब कंसीडर करने वाला कैसे, जैसे एक ट्रेन दूसरे ट्रेन से कंसीडर हो जाएगा, प्लेटफॉर्म से कंसीडर हो जाएगा, सुरंग से कंसीडर हो जाएगा, क्योंकि सबका लंबाई क्या हो जाता है, लगभग बराबर। लेकिन ट्रेन के लंबाई में आदमी का कोई वैल्यू, पेड़ का कोई वैल्यू, पॉइंट का कोई वैल्यू नहीं है, तो वहां पे उस सबकी लंबाई जोड़ा हो रहा नहीं जाता। यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, 110 मीटर है, 390 मीटर लंबी दूरी में, देखिए कितना दिया हुआ है। तो इसका हमको क्या निकालना है बुआ, समय। क्या निकालना है, समय। जब एक दूसरे को पार करेगा, किसको पार कर रहा है, एक दूसरे को, तो कौन सा डायरेक्शन, फिर अपोजिट डायरेक्शन बोला है, एक दूसरे को पार करेगा तो कौन सा, सेम डायरेक्शन। एक दूसरे को कौन, किसको पार कर रहा है बुआ, एक दूसरे को, तो एक दूसरे को पार करेगा तो कैसा डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन। थोड़ा सा वहां पे जा रहा था माइंड, ठीक ना। तो आप बताइए ऊपर वाले को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 110 प्लस 390, 300 कितना हो जाएगा, 90। अब बताओ 130 माइनस 120, अब इसको किस में चेंज करना पड़ेगा, देखो बुआ नीचे में दिया हुआ है किलोमीटर, हाँ ठीक। तो अब तो 130 माइनस 120, ठीक ना। ए लड़का ध्यान दो यहाँ पे, तो 130 माइनस 120, अब इसको किस में है, किलोमीटर पर घंटा, लेकिन ऊपर में मेरा क्या है, मीटर, तो इसको किस में चेंज करेंगे, मीटर पर सेकेंड में। चले तो मीटर पर सेकेंड में चेंज कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 500। अब नीचे में कितना आ जाएगा, 10, अब 5/18। कोई दिक्कत इसमें। अब देखो अब कितना हो गया, 0 से 0 कटिया। अब देखिए कितना हो जाएगा, 50 गुने 18, अब बट्टा में 5, 21 में आया, सेकेंड में, 21 में आ रहा है, सेकेंड में। तो सर सेकेंड को किस में चेंज करना है, मिनट में। तो भाग कितना से कर देंगे, 60 से। तो अब 60 से इसको क्या कीजिए, भाग कीजिए। अब 60 से भाग कीजिएगा तो 0 से 0 कट जाएगा, 5 से 5 कट गया, और 6 3 का 18, यानी कितना मिनट, 3 मिनट। क्वेश्चन का आंसर समझ में आया। एक जगह थोड़ा सा मिस्टेक से पूरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कौन सा डायरेक्शन है बुआ, सेम। तो सेम डायरेक्शन है, सॉरी सेम डायरेक्शन है, तो आपका कौन, सॉरी एक दूसरे को पार कर रहा है, तो कौन सा डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, ठीक ना। कोई दिक्कत, तो लिख लीजिए एक दूसरे को, लिख लो यहाँ पे एक दूसरे को। तो क्या समझना है, सेम डायरेक्शन। क्या समझना है बुआ, सेम डायरेक्शन। कोई दिक्कत इसमें नहीं। चलिए इसको नोट नहीं कीजिए, अगला समझ, इसको देख लीजिएगा, ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है, ध्यान में समझना है। अगला देखो, चलिए क्वेश्चन नंबर कितना है हुआ, 55। जल्दी जल्दी देख लीजिए। 55 में क्या कर रहा है, त्रिभुज के आधार, ये ध्यान समझो, त्रिभुज के आधार 20% कम कर दिया गया, तो इसकी लंबाई एवं ऊंचाई में होने वाले वृद्धि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। और
क्या रहे, क्षेत्रफल क्या रहता है, अपरिवर्त। क्षेत्रफल क्या रहता है, अपरिवर्त। अब एक चीज समझो, चलिए देखिए कह रहा है क्या, किसी त्रिभुज के आधार में क्या हो गया, 20% की कमी। तो इसके लंबवत ऊंचाई में होने वाले वृद्धि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल क्या होना चाहिए, अपरिवर्त। जब भी इस तरह का क्वेश्चन है, ठीक ना, ये एक और क्वेश्चन पूछता है कि चीनी के मूल्य में कितने प्रतिशत, चीनी के मूल्य में 20% बढ़े तो खपत कितना किया जाए कि कोई प्रभाव ना पड़े। जब भी इस तरह का क्वेश्चन है ध्यान समझना है, ऊपर में क्या दिया हुआ है, कमी, ऊपर में क्या दिया हुआ, कमी, तो सीधे 20% कहां चला जाएगा, ऊपर। अब कमी दिया हुआ है तो 100 माइनस क्या कीजिएगा, कमी, 100 माइनस कमी, गुने कितना, 100, गुने कितना, 100, ठीक ना। अगर अधिक दिया रहता तो नीचे में क्या कर देते, जोड़ देते। अब कमी दिया है तो नीचे में घटा देंगे। चलिए बताइए 20 अब बट्टा में क्या हो जाएगा, 80 माइनस 20 गुने 100। बताओ 20 बट्टा 80 गुने 100 यानी कि कितना परसेंट हो गया, देखिए तो 1/4 यानी कितना परसेंट, 25% क्वेश्चन का आंसर। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 25%। क्लियर हुआ, ये किसी को दिक्कत, क्या चीज हुआ, हाँ ठीक है, किसी को कोई दिक्कत इसमें नहीं। चलिए अगला देखिए, ये बन गया सीधे